हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी पाठशाला 1998 में। जैसा कि टाइटल में देखा होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस में टॉपिक लाइट पर। और एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा मैं कि जो भी वीडियोस बनाई जाएं क्लास 10th की हैं या फिर क्लास 12th की हैं, तो उनको सेशन वाइज लेक्चर वाइज एक प्लेलिस्ट में डाल दूं मैं, जिससे कि आप लोग को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं फिर टॉपिक आज का जो है लाइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको आज के टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रकाश लाइट। लाइट में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा वगैरह जो है हम इसको लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसकी क्या है लाइट जो भी है। फिर उसके बाद जो इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन, कुछ गुण हैं जो प्रकाश है वो जो कुछ गुण प्रदर्शित करता है वो, जिससे कि प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे कि प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता जानेंगे। इसके बाद प्रतिबिंब जानेंगे। प्रतिबिंब के बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, जहाँ से प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन होता है, दर्पण, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से इससे जो संबंधित परिभाषाएं हैं उनके बारे में बातें करेंगे। और भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, हम टॉपिक्स पूरे लेके चलते हैं, जितने भी आपके बुक में इस लेसन से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं मैं सारे पढ़ाऊँगा। और उसमें आपको पढ़ना कौन कौन सा है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 30% जो आपका सिलेबस है वो लेस है, तो उसको मैं यहाँ नहीं काटूंगा, उसके लिए एक मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, देन सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकाश की परिभाषा के बारे में। प्रकाश की परिभाषा बहुत ही नॉर्मल है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है, या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश हमको दिखता नहीं है, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखती हैं। ये हो गई आपकी नॉर्मल डेफिनेशन कि जो प्रकाश है, इसको लिखना कैसे है, प्रकाश एक विकिरण, एक ऊर्जा है, ऐसे लिख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं, विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, विकिरण ऊर्जा के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश हमको दिखता नहीं है, इसके कारण वस्तुएं दिखती हैं। ये तो हो गई बेसिक जानकारी प्रकाश के बारे में। अब अगर हम और गहन अध्ययन करें थोड़ा, तो प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जो प्रकाश है इसकी चाल होती है एक, और वो जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है इसका, कि एक सेकेंड में, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है प्रकाश किरण। और प्रकाश की जो चाल है
जो प्रकाश की चाल है ये परिवर्तनशील है, ये बदल भी सकती है, परिवर्तित भी हो जाती है और अपरिवर्तित भी रहती है। देखिए, प्रकाश के बारे में कई अवधारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश कण है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश तरंग है। ठीक, तो ये अवधारणाएं हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हमको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। हमें जो बेसिक जानकारी है, हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं कि इसकी चाल परिवर्तित कब होती है। जैसे कि अगर प्रकाश की चाल के परिवर्तन की हम बात करें तो प्रकाश की चाल परिवर्तित कब होगी। जैसे कि अभी हम अगर निर्वात में जाएं, अगर हम निर्वात में जाते हैं तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है निर्वात में वो 3,50,1,2,3,4,5 ठीक है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है नॉर्मली। ये 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड जाएगी निर्वात में। अब निर्वात का क्या मतलब है? निर्वात मतलब होता है कि जहाँ पर वायुमंडल ना हो या फिर जहाँ पर ग्रेविटेशन ज़ीरो हो, जहाँ पर कण विद्यमान नहीं होते, जहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो फिर छोटे कण भी नहीं होंगे। जब ग्रेविटेशन नहीं है तो फिर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल में ही धूल के कण होते हैं या फिर और अन्य जलवाष्प वगैरह होते हैं। निर्वात, जैसे कि अगर हम सौर मंडल में जाते हैं तो बीच में हमारा सूरज है, सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ग्रहों के बीच की जगह होती है, निर्वात को हम और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे एक ग्रेविटेशनल पावर होती है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि चीज़ों को अपनी ओर खींच के रखता है। अब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में वायु है, जलवाष्प हैं, बादल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वो जब वायु, जलवाष्प, बादल, ये सब इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर हैं। तो यहाँ पर वायु है और अन्य चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे निर्वात नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक इसकी गुरुत्वीय शक्ति है वहाँ तक तो ये इसको संभाल के रखेगी। लेकिन जहाँ पर इसकी गुरुत्वीय शक्ति समाप्त हो जाती है उसके आगे कोई भी बल कार्य नहीं करता है, और उसी को हम कहते हैं निर्वात। मतलब निर्वात में अगर हम कोई चीज़ उछालें तो वो अनियमित गति करती ही रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। इसको हम स्पेस कहते हैं। और जब स्पेस में जाते हैं हम, तो अगर हम उछलें तो हम वैसे ही उड़ते रहेंगे। स्पेस में हम बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमारी आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी। दूर क्या मतलब, अगला बंदा सुन ही नहीं सकता है, नहीं सुन पाएगा वो। और ग्रेविटेशनल पावर ज़ीरो होती है, वहाँ चला नहीं जा सकता है। वहाँ अगर कोई चीज़ ऊपर से पानी अगर मुंह में हम पानी डाल रहे हैं ऊपर बोतल से, तो पानी हवा में तैरेगा। पेन को अगर ऊपर उछालेंगे तो वो उड़ती ही रहेगी, वो हाथ में दोबारा नहीं गिरेगी, जैसे कि ज़मीन पे अपने पृथ्वी पर होता है। तो उसको कहते हैं निर्वात। अब निर्वात में जो इसकी चाल है वो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम माध्यम में आ जाए, माध्यम में क्या मतलब है, यही आगे बात कि वायु एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, लकड़ी एक माध्यम है, पत्थर एक माध्यम है। तो इन सबको जो है कि कहते हैं माध्यम। अगर हम माध्यम में जाते हैं तो माध्यम में प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। अब इस माध्यम में प्रकाश की चाल परिवर्तित कैसे होगी, हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यम है तो अलग अलग चाल भी होगी, सिंपल सी बात है। तो ये जो माध्यम है, माध्यम के बारे में हम बात कर लेते हैं। माध्यम कुछ इस प्रकार के होते हैं। कुछ माध्यम पारदर्शी होते हैं, कुछ माध्यम अपारदर्शी होते हैं, कुछ माध्यम पारभासी होते हैं। पारभासी, पारदर्शी, पार का मतलब होता है आर पार, दर्शी का मतलब होता है दिखना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो उनको कह देंगे पारदर्शी। जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए तो सिंपल है कि बता दोगे, जैसे कि जल। जल क्या है? पारदर्शी माध्यम है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। कांच ऑफ कोर्स देखा जा सकता है। तो कुछ ऐसे
पदार्थ हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो जिनके आर पार देखा जा सकता है उनके आर पार प्रकाश किरणें चली जाएंगी, तो इनको कह देंगे हम पारदर्शी। अपारदर्शी की सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब जिनके आर पार हम नहीं देख पाएंगे उसके आर पार प्रकाश किरणें भी नहीं जा पाएंगी, तो उनको अपारदर्शी कह देंगे। जैसे लकड़ी, लोहा, लकड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पारभासी क्या होते हैं? पारभासी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना पारदर्शी माध्यम में देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम कांच की बात कर रहे हैं और कांच अगर घिसा हुआ हो, कांच अगर मान लो कोई कांच है, ठीक है, कांच को एक तरफ हल्का हल्का घिस दिया जाए या फिर घिस गया हो कांच, तो उसके आर पार देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर अभी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कागज़ ले लो और कागज़ ऐसे पहले नॉर्मली सूखा कागज़ लो, सूखे कागज़ के आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसी कागज़ को हम तेल में डुबो दें फिर उसके बाद तेल से बाहर निकाल लें तो देखेंगे कि कागज़ के आर पार थोड़ा थोड़ा दिख रहा हमको। तो कहने की बात यह है कि ऐसी चीज़ें जिनके आर पार देखा तो जा सकता है, कोशिश करेंगे तो देखा जा सकता है, बट उतना स्पष्ट नहीं देख पाएंगे जितना पारदर्शी माध्यम में देखा जाएगा। कह रहे थे कि अब की बार जाएंगे तो 12 उठा ला यहाँ। ठीक है, तो हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में जान गए हैं। अब पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में हम लोगों ने इसकी बात इसलिए की थी क्योंकि हम लोगों को जानना है कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, ये जो चाल है प्रकाश की, ये इन माध्यमों में किस तरह से अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर हम पानी में जाएं तो पानी में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। जैसे कि पानी है, पानी में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में कम है। पानी में जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वायु में उससे ज़्यादा तेज़ जाएगी। कांच में, मतलब जितने भी माध्यम आपको मिलेंगे वो सब में प्रकाश की जो चाल होती है वो डिफरेंट मिलेगी, अलग अलग चाल होती है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात मैं तुमको यहाँ पर और कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ की चाल है, अगर किसी चीज़ की चाल है तो वो ख़त्म भी होनी चाहिए। सिंपल, एग्जैक्टली। जैसे कि अगर देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें समुद्र की बात करते हैं। समुद्र की बात करते हैं। अब समुद्र में बहुत गहरा समुद्र होता है, ठीक, ये समुद्र मान लीजिए, बहुत गहरा समुद्र है, पता नहीं कितना है, अलग अलग आकार है इसका। अब सूरज की रोशनी ऊपर से आती है पृथ्वी की ओर, निर्वात से होती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है, और पृथ्वी पर सूरज की किरणें, अब देखिए यहां पे वायु है और यहां पर जल है, वायु से प्रकाश की किरणें जल में आना शुरू करेंगी, इसकी चाल परिवर्तित होगी। राइट, इसकी बातें फिलहाल हम करेंगे अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रकाश की चाल होती क्या है। यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ अगर पढ़ लेंगे वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ आसानी समझ में आ जाएगा। अब इसकी चाल कम होती जाएगी, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर इसकी चाल 0 हो जाएगी। मतलब यह है कि प्रकाश की उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। राइट, तो उन जगहों पे अंधेरा रहता है, मतलब पानी के अंदर समुद्र में उन जगहों पे अंधेरा रहेगा जहाँ पे प्रकाश नहीं जा पाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में इसको रोक दिया गया, ऐसा नहीं, ये खुद ही रुक जाती है, इसकी जो चाल है वो कम हो जाती है और ये आगे नहीं जा पाती, तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा प्रकाश की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और यहीं पर मैंने माध्यम के बारे में भी पढ़ लिया, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये 3 माध्यम होते हैं, और इन तीनों के बारे में पढ़ा हमने, और इसकी चाल कैसे, प्रकाश की चाल कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में हमने पढ़ दिया। ठीक है,
ओके, हाँ एक बात और जान लीजिए, जो प्रकाश है इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको फोटान कहते हैं, और फोटान का जो मान होता है वो एच न्यू होता है। एक्चुअली जो एच न्यू है वो E = एच न्यू होता है, और इसको प्लांक ने बताया था। ठीक है, ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए ठीक है, काफ़ी पर्याप्त है। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, जितनी बातें मैंने पीछे बताई हैं, अब हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को हो गई है, लगभग पर्याप्त जानकारी हो गई, जिससे कि मैं आगे का जो टॉपिक बताऊंगा उसमें अगर मैं प्रकाश की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक तरह से कुछ विचार तो आ ही जाएंगे कि प्रकाश मतलब क्या है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। मैंने प्रकाश की दो गुणों के बारे में बताया, कण और तरंग। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है। फिलहाल इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये काफ़ी डीप में चले जाएंगे फिर हम लोग, तो इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम अभी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहली चीज, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे तल पर पड़ती है, प्रकाश किरण मतलब प्रकाश ही है, ठीक। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे तल पर पड़ती है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, किसके आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी तल के। तो जब भी, इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं इधर प्रकाश के परावर्तन की, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल पर पड़ती है तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इतनी सी बात है प्रकाश के परावर्तन में। अब अगर इसको हम विद फिगर समझने की कोशिश करें तो हमने माना कि हमारे पास कोई एक सरफेस, कोई एक तल है जो पूरी तरह से अपारदर्शी है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अब कोई प्रकाश किरण आती है और इस पे पड़ती है, प्रकाश किरण यहाँ पड़ते ही खत्म तो हो नहीं जाएगी। जब प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी तो ये इस तल से टकराएगी और पुनः अपने माध्यम में लौट जाएगी, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया। और इस प्रक्रिया को ही हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण आती है अपने माध्यम से, ये एक माध्यम, मान लो ये वायु में है, और एक ये मैंने कोई लकड़ी या फिर कोई ऐसी चीज़ें, लोहा मान लो, लोहा रख दिया मैंने। अब प्रकाश किरण यहाँ से आई, इस लोहे से टकराई और लोहे के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, है ना। एग्जैक्टली, ये बात क्लियर है, क्योंकि प्रकाश किरणें केवल पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकती हैं, बस अपारदर्शी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्ट कहता है, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब आके तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती हैं, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तल है जिसको हम अपारदर्शी तल कहेंगे, अपारदर्शी तल है ये,
आने वाली किरण है। साइंस की लैंग्वेज में आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण है। और ये जो किरण है ये परावर्तन की बात कही है, तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण दो किरणें हैं, तो दोनों किरणों के बीच में एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको बोला जाता है अभिलंब। और इस अभिलंब का काम बस इतना है कि ये बता सके कि आपतित किरण का और परावर्तित किरण का एंगल कितना है। तो इसका एंगल होता है आई और इसका एंगल होता है आर। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट से आई लिया गया है, तो इसलिए आपतित किरण का जो कोड होगा वो आई होगा। और परावर्तित किरण को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड से आर लिया गया है, तो इसको आर कोड कहते हैं। इस आई को आपतित किरण का कोड है, तो इसलिए इसको आपतन कोड कहते हैं। ये जो आई है, आई को आपतन कोड कहेंगे, आई को आपतन कोड कहेंगे और आर को परावर्तन कोड कहेंगे। आई आपतन कोड है, आर परावर्तन कोड है। अब इसके बारे में और हम थोड़ा देखते हैं। ओके, अब अगर हम आगे बात करें तो ये आई और आर ये बातें समझ में आ गई हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो नियम है वो दो नियम है इसके। तो जो फर्स्ट वाला नियम है वो ये कहता है कि जो प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो उसमें दो कोण बने हैं। कौन सा? एक आई और दूसरा आर। तो इन दोनों के बारे में नियम कहता है। और एक नियम ये भी कहता है कि जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण, दूसरी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण को इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब। अब इसको मैं फिगर में समझा दे रहा हूँ। आपतित किरण, ये देखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई, जाने वाली किरण जो है परावर्तित किरण, और ये तीसरा जो है अभिलंब, ये अभिलंब। तीनों के तीनों देखो, ये तीनों चीजें तल के एक ही बिंदु पर है। और ये मेरा फर्स्ट लॉ है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल ये कहता है कि जो आई है, ये जो आई है वो ऑलवेज विल बी इक्वल टू आर। जो आपतित किरण का कोण आपतन कोण है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसको हम कोण के बराबर होगा। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये फिगर हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको फिर से देख ले रहे हैं। हमारे पास एक कोई सरफेस है, ये आने वाली किरण हो गई, ये जाने वाली किरण हो गई, आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, और ये अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, सेकेंड लॉ को हम देखते हैं। अगर ये किरण यहाँ पे भेजी जाए, ठीक है, इतना एंगल से भेजी जाए, इतना झुका के भेजी जाए, तो ये वाली एंगल, ये वाली जाने वाली किरण भी इतने एंगल पे झुक जाएगी। ये किरण ध्यान से देखिएगा, अगर इतना भेजा जाए तो ये वाली किरण भी इतने एंगल से जाएगी। अब ये किरण अगर इतने एंगल से भेजी जाए तो ये वाली किरण भी इतने एंगल से चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है? ये किरण सीधी जाएगी,
तो सीधी चली जाएगी। ये किरण इस एंगल से आएगी तो इस एंगल से आएगी, मतलब जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा हमेशा और हमेशा। ये हमने इस तरह से देख लिया। ओके, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड चीज़ है। प्रकाश का परावर्तन हम दैनिक जीवन में कैसे समझेंगे, कि दैनिक जीवन में जो प्रकाश का परावर्तन है उसको हम कैसे समझेंगे। जैसे कि मान लो एक कहीं पे लोहा रखा है, लोहे का दरवाज़ा खड़ा है, और एक जगह पर शीशे का दरवाज़ा है, इधर शीशे का दरवाज़ा है। अब हम 100 मीटर दूर खड़े हैं, यहाँ से भी हम 100 मीटर दूर खड़े हैं यहाँ पे आके। अब सबसे ज़्यादा स्पष्ट, मान लो हम बीच में खड़े हो गए, 100 मीटर दूर लोहे वाला दरवाज़ा, 100 मीटर दूर शीशे वाला दरवाज़ा है। तो इस तरह से जो शीशे वाला दरवाज़ा है और लोहे वाला दरवाज़ा है, हमको कौन सा दरवाज़ा सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा? सिंपल सी बात है, यही बताओगे कि लोहे वाला दरवाज़ा सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा और शीशे वाला दरवाज़ा हमको ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखेगा, या फिर हो सकता है दिखे ही ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहा क्या है? लोहा है अपारदर्शी माध्यम। बाटी लोहा क्या है? लोहा है अपारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ये अपारदर्शी है और ये पारदर्शी है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के ये आ रहा है कि जितना ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा, चीज़ें उतनी ही साफ दिखेंगी। इसके आर पार प्रकाश किरणें नहीं जा रही हैं, इसी कारण लोहा हमको ज़्यादा स्पष्ट दिखा है। मतलब लोहे से प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा हुआ है, और जो शीशा था, शीशे से प्रकाश किरण आर पार चली जा रही हैं, तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन तो हो नहीं रहा ज़्यादा। हाँ, कुछ किरणें अब वापस आ जा रही हैं, तो वो जो कुछ किरणें वापस आ रही हैं, तो इन्हीं किरणों के कारण हमको ये वस्तु दिख रही है। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमारे देखने में भी जो लाभकारी है, या फिर कह सकते हो कि जो प्रकाश का परावर्तन है, ये एक तरह से हमारे देखने की प्रकृति है। हम इसी प्रकाश के इसी गुण के कारण किसी चीज़ को देख सकते हैं, और जहाँ पे प्रकाश ही ना हो, जहाँ पे प्रकाश ही ना हो, वहाँ पे वस्तु दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश जब तक जाके वस्तु से टकरा के परावर्तित होके हमारे नेत्र पर नहीं आएगा, तब तक वो वस्तु दिखेगी ही नहीं। और शुरू में मैंने आपसे ये बात बताई है कि जो प्रकाश है वो एक तरह से इसकी उपस्थिति में हमको वस्तुएं दिखती हैं। ये वस्तुओं को देखने का एक माध्यम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट वाले में जो टॉपिक था हमारा, वो था प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हो गए। अब बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता की, बात कर लेते हैं। ओके, प्रकाश की उत्क्रमणीयता की अगर बात करें तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जो समझने वाली बात है वो ये है कि उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि उत्क्रम होना, जैसे इधर हो रहा है वैसे रिवर्स में भी हो। तो अब प्रकाश के साथ ऐसा कब फॉलो होता है? जैसे मान लो कोई किरण यहाँ पर है, तो इधर से भेजने पर अगर वो सीधी जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, इधर से भेजने पर अगर सीधी जा रही है तो इधर से भेजने पर क्या टेढ़ी हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक सिंपल सा हमारा माध्यम है तो इधर से भेजने पर अगर सीधी जा रही प्रकाश किरण, तो इधर से भी भेजने पर सीधी ही आएगी। या फिर यहाँ पर एक कोई तल ले लो, अगर इधर से भेज रहे हैं हम किरण, तो उसका एंगल, एक एंगल हम मान लेते हैं, मान लो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज I=R, ये मैंने बताया अभी। अब इधर से भेजने पर अगर 30 है तो ये भी 30 है। अब हम प्रकाश किरण को इधर से भेज रहे हैं तो ये 30 मिल रहा है। अगर प्रकाश किरण को इसको हम इधर से 30 पे भेजेंगे तो क्या इधर हमको दूसरा मिलेगा क्या? नहीं ना।
मतलब जितना एंगल हमको यहाँ मिलेगा उतना एंगल इधर मिलेगा, चाहे हम प्रकाश को इधर से भेजें चाहे प्रकाश को इधर से भेजें, जितने एंगल भेजेंगे उतना एंगल हमको मिलेगा। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता यही कहती है कि हम प्रकाश की दिशा अगर हम बदल देते हैं तो उससे प्रकाश के परावर्तन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर तल हमारा अपारदर्शी है तो, राइट। अब हालांकि कुछ अपवाद हैं जिनको मैं यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए अब बस इतना समझिए कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ता है, तो किसी अपारदर्शी तल पर पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है। अब उस स्थिति में अगर हम आपतित किरण को, ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, देखिए अगर हम आपतित किरण को परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को आपतित किरण कर दें तो इनके कोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रकाश की उत्क्रमणीयता यही कहती है। जैसे कि हमने प्रकाश किरण को इधर से भेजा तो ये परावर्तित हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, तो हमको जो एंगल मिला वो 30-30 दोनों मिला। अब अगर हम प्रकाश किरण को, मतलब ये हमारा जो आपतित किरण है, सॉरी ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण को ही अगर हम आपतित किरण मान लें, मतलब कि प्रकाश किरण को हम टॉर्च को इधर से जला रहे हैं, अब प्रकाश किरण को इधर से भेजें और ये जो किरण है ये बन जाए हमारी परावर्तित किरण, तो अब भी तो ये 30 ही होगा, राइट। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर परावर्तित किरण में परावर्तन कोण 30 है तो परावर्तित किरण को अगर आपतित किरण कर दें और आपतित किरण को अगर परावर्तित कर दें तो जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। बस कहने की बात बस खाली इतनी है। तो प्रकाश के उत्क्रमण की परिभाषा ऐसे लिखोगे कि यदि किसी अपारदर्शी माध्यम में या फिर किसी प्रकाश के परावर्तन में यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण या परावर्तित किरण को आपतित किरण में बदल दें तो जो कोण है आपतन कोण या परावर्तन कोण, उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब हम आगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रकाश किरण में जो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, आगे देखिए। बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब नाम से लगभग सब लोग परिचित होंगे कि प्रतिबिंब क्या है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक है प्रतिबिंब और सेकेंडली होती है परछाई। इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। दोनों चीजें बिल्कुल अलग चीजें हैं, अलग की चीजें, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को ही हम यहां पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु यहां पे रखी है, कोई भी वस्तु यहां पे रखी है। हम यहां खड़े हैं, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है और यहां भी एक व्यक्ति खड़ा है। टार्च यहां से जलाई जा रही है, प्रकाश किरण आके पड़ेगा। अब ये कैसी वस्तु है, ये है अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ये भी है अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो प्रकाश किरण यहाँ पे आके पड़ेगा तो हमको कंफर्म पता है कि ये परावर्तित होके हमारी आंखों पे जाएगा और फिर हमको ये वस्तु दिखेगी। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन से यहाँ से जो प्रकाश किरण वापस होके हमारे आंखों पर गई है तो हमको ये वस्तु दिखी है। तो
जो किरणें यहाँ से आने के बाद, इससे टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर जाके मिली हैं और इस वस्तु को दिखाई हैं, तो वही किरणों का मिलना ही प्रतिबिंब का बनना कहलाता है। मतलब सिंपल सी भाषा में कि जब प्रकाश किरण, वो तो बात होती है समझने वाली, अब इसको अगर हम डिफिनीशन समझें तो क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः वापस जाकर किसी बिंदु पर मिलती है तो उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। राइट, परिभाषा होगी। मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगर परछाई की बात करें तो यहाँ पर टार्च जलाएंगे, प्रकाश किरण इधर आ जाएगी, इसके पीछे अंधेरा हो जाएगा और इस प्रतिबिंब, इस ये जो वस्तु है, इस वस्तु का आकार पीछे बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं परछाई। परछाई सब लोग जानते हैं। तो प्रतिबिंब की बात ये हो गई। अब प्रतिबिंब की अगर हम परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर अपारदर्शी वस्तु से परावर्तित होकर, ऐसा लिख लेते हैं, परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रकाश का प्रतिबिंब कहता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये थी हमारी वस्तु, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था। अब यहाँ पे सूरज है, सूरज से खूब सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस पे पड़ रही हैं, खूब सारी, यहाँ से खूब सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहाँ पे पड़ रही हैं, इस पूरी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं। अब ये पूरी वस्तु पर जो किरणें पड़ रही हैं वो सारी किरणें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की किरणें, सारी किरणें परावर्तित होंगी और वो सारी किरणें जाके आपकी आंखों पे मिलेंगी और आपकी आंखों पे बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु इतनी बड़ी वस्तु है और आपकी आंखें इतनी छोटी सी हैं और उस आंख में छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कब संभव हुआ? जब प्रकाश किरणें, आने वाली सारी प्रकाश किरणें परावर्तित होकर जाके एक बिंदु पर मिली तब। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक बात ये कही है कि जब प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार भी दो तरह के होते हैं। अब प्रतिबिंब का प्रकार समझने से पहले, ठीक है, हम पहले प्रतिबिंब का प्रकार ही समझ लेते हैं। ठीक, प्रतिबिंब का प्रकार क्या है समझते हैं इसको। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इस बात से ये तो कंफर्म हो गया है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ओके, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बिना बोले कीजिए, फटाक से लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपको पता चल जाए और आपका कोई भी सेशन छूटे ना, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएं। कोई भी डाउट होगा तो मुझे आराम से बता सकते हैं कमेंट करके, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अगर यूज़फुल है उनके लिए। देन ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसकी। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया, पहला आभासी और दूसरा वास्तविक। देखिए, इसको अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में आकर किसी बिंदु पर मिलती है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर
आकर वास्तव में मिलता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। हम इसको और डीप में चर्चा करेंगे अभी इसके अगले वाले टॉपिक में, जब हम बात करेंगे दर्पण की। ओके, देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्पण। दर्पण के बारे में देखते हैं। दर्पण, दर्पण का मतलब बस इतना है कि एक शीशा ले लो, उसके एक और पॉलिश कर दो, दर्पण बन गया। बट हम जो आपके सिलेबस में है हम उसकी बात करेंगे, तो आपके सिलेबस में जो दर्पण है वो है गोलीय दर्पण। हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? दर्पण होगा, पॉलिश भी होगी, बट कैसा होगा? वो गोल होगा। इसके लिए हम एक गोल कांच ले लेते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं। एक गोल कांच लेते हैं और उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं। ये कोई गोल कांच है, ठीक। अब इस कांच को हम क्या करेंगे? बीच से काट देंगे। इस कांच को बीच से काट दे रहे हैं। ओके, ये बीच से मैंने काटा और ये बीच से काटा। ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसको हटा के अलग कर देते हैं। हाँ, हालांकि ये जो कांच है ये बॉल की तरह है, तो बॉल को बीच से हमने काट दिया, तो अब हमारे पास जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, राइट। इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। मतलब ये सरफेस आपको पता होना चाहिए, ये सरफेस होगा और दूसरा पीछे का ये सरफेस होगा। तो हम इन दोनों जो बचे हुए पार्ट्स हैं इनको हम अलग ले लेते हैं। ओके, जो बचे हुए पार्ट्स हैं इनको हम अलग रखेंगे। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं इनके दाहिनी तरफ हम पॉलिश करेंगे, इस तरह पॉलिश करेंगे। इधर देखिए, ये जितना भी अंदर खोखला पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को हम पॉलिश कर देंगे। अब इसी चीज़ को हम जो आपकी बुक में जो बना है फिगर वो कुछ इस तरह से बना है, तो उसी तरह से हम इसको समझेंगे। ये दो पोर्शन खाली वाले हमें मिल गए। अब इसके दाहिनी ओर याद रहे पॉलिश हमेशा और हमेशा दाहिनी तरफ करेंगे। इसमें भी दाहिनी ओर पॉलिश कर देंगे। इधर पॉलिश, पॉलिश का मतलब होता है कि एक तरह से कोई ऐसा पदार्थ इसके पीछे लगा देना या लेप कर देना या पेंट कर देना जिससे प्रकाश उस पार ना जा पाए, बस प्रकाश उस पार ना जा पाए, कुछ ऐसा पदार्थ लगा देना। तो इस पर मैंने पॉलिश कर दिया दाईं ओर, इसमें भी दाईं ओर है और इसमें भी दाईं ओर पॉलिश कर दिया। यहाँ हमें दो प्रकार के दर्पण मिल गए। जो पहला दर्पण है वो है उत्तल दर्पण, जो दूसरा दर्पण है वो है अवतल दर्पण। नाम से ही पता चल रहा होगा कि उत्तल कौन होगा, अवतल कौन होगा। ओ मीन्स होता है उभरा हुआ तल। तो जब उभरे हुए तल पर पॉलिश नहीं की जाएगी तो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, और अ मतलब होता है दबा हुआ तल। जब दबे हुए तल पर पॉलिश नहीं की जाएगी तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। मतलब ये वाला जो दर्पण है ये है उत्तल दर्पण और जो ये वाला दर्पण है ये है अवतल दर्पण। इतनी बात कंफर्म हुई, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। अब अवतल दर्पण के बारे में जो इससे कुछ संबंधित परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। गोलीय दर्पण,
से संबंधित परिभाषा है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई एक हम बना लेते हैं, हो जा भाई, ठीक है। अब हम कोई एक दर्पण बना लेते हैं। हम दर्पण लेते हैं उत्तल दर्पण को, ओके, उत्तल दर्पण ले लो, या फिर हम ले लेते हैं अतल दर्पण को, थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा आसान क्या, दोनों आसान ही है, परेशान होने की बात नहीं है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, समझने के लिए सेम चीज़ें होती हैं, ठीक। अब ये फिगर मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, अतल दर्पण हो गया, राइट। सबसे पहले बात करेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक मतलब होता है द्वार। अब दर्पण, इसकी परिभाषा क्या होगी दर्पण के द्वारक की? दर्पण के जिस भाग से या फिर दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, उस पूरे भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब ये कि दर्पण के जितने भाग पर पॉलिश की गई होती है, सिंपल सी बात है, जहाँ पर पॉलिश की होगी वहीं से दर्पण जो है प्रकाश का परावर्तन होगा। तो दर्पण के जितने भाग से जो है दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, उस पूरे भाग को दर्पण का द्वारक कहेंगे। इसके बाद क्या है, दर्पण का ध्रुव। ये डिफिनीशंस आप लोग लिखते जाइएगा। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब दर्पण के बीचों बीच वाला पोर्शन, यहाँ से चले आओ ऐसे और यहाँ से चले आओ ऐसे, जहाँ बीचों बीच पॉइंट मिले, जहाँ पर बीचों बीच स्थान मिले, उस बिंदु को हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं मुख्यतः। तो दर्पण का ध्रुव P हो गया। इसको M1 और M2 या फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। M मैंने इसलिए कहा कि M मतलब होता है मिरर, तो M1 और M2 ये जो है दर्पण का द्वारक हो गया। दर्पण का द्वारक M1 और M2। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा मैं वो गोल वाला कांच बना लेता हूँ, ठीक। अब देखिए ये कांच है जो गोल है, तो अगर ये गोल है तो गोले का केंद्र भी तो होता है, और केंद्र है तो उसकी त्रिज्या भी होती है। गोले की त्रिज्या और केंद्र दोनों चीजें होती हैं। अब जब हम दर्पण का वक्रता केंद्र की बात करते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है? अच्छा, दर्पण की जगह पर मैं कह देता हूं कांच। कांच मतलब वही गोल वाला कांच का वक्रता यहां से मैं हटा देता हूं। कांच का केंद्र क्या हुआ? ये हुआ। अब दर्पण का जब दर्पण आएगा तो वक्रता केंद्र होगा। जब कांच था तो केंद्र था, तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? ये दर्पण जिस गोलीय कांच का भाग है, या फिर ये दर्पण जिस कांच के गोले से बना है, उस कांच के गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, बस। तो दर्पण का जो वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ पे है C। दर्पण का वक्रता केंद्र C हो गया। अब दर्पण का वक्रता केंद्र किससे हो गया? C हो गया। इसकी डिफिनेशन क्या है कि दर्पण जिस कांच के गोले से मिलकर बना है, तो उस कांच के गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और उस कांच के गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है R। बस ये देखिए, सिंपल सी बात है। ये त्रिज्या है R, और यहाँ पर ये भी हो गई R। इतनी बात कंफर्म। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू R। एक बात और आती है, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ये जो रेखा आपको दिख रही है, यही मुख्य अक्ष है, और इसी मुख्य अक्ष पर ये जो C है और ये जो P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी की जो इससे संबंधित डिफिनीशंस है, जो परिभाषाएं हैं, हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी लंबी हो जा रही वीडियो, ठीक है। तो इतनी सी बात करते हैं, और आगे का पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में जो भी बातें हैं वो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये
जितनी जो वीडियो है, जो यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।